विद्यार्थियों, आज हम लोग सेट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। भाई, सेट तो अंग्रेजी नाम है, हिंदी में इसे कहा जाता है समुच्चय। आएंगे समुच्चय की परिभाषा, प्रश्न सब पर आएंगे, लेकिन सेट का मतलब समुच्चय होता है और इसे समूह भी कहा जाता है। सेट का प्रयोग डेली बेसिस भी आप लोग कभी ना कभी करते हैं। जैसे आप बोलते हैं सोफ़ा सेट। सोफ़ा सेट अगर कोई भी बोलता है, चाहे आप किसी भी दुकान पे जाकर बात करें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बात करें, एकदम फिक्स है कि उसमें एक बड़ा वाला सोफ़ा होता है 3 लोगों के बैठने लायक, उसके बाद 2 सिंगल सोफ़ा होता है और एक छोटा सा सेंटर टेबल होता है। चाहे किसी भी दुकान में बात करें, तो एक तरह से सेट एक ऐसे सोफ़ा सेट एक ऐसे समूह को व्यक्त कर रहा है, एक ऐसे संग्रह को व्यक्त कर रहा है जिसमें फिक्स है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो सेट एक फिक्स संग्रह है, एक निश्चित संग्रह है, एक निश्चित समूह है, ऐसा समूह जिसमें फिक्स है कि क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। तनिक भी कन्फ्यूजन अगर समूह को लेकर हो गया कि इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। मतलब पहचान उसकी पक्की होनी चाहिए। टी सेट, दुकान पर अगर आप जाकर बोलेंगे कि टी सेट चाहिए, तो फिक्स है कि 6 कप दिखाएगा, उसमें 12 कप या 7 कप या 13 कप नहीं दिखाएगा, तो 6 कप दिखाएगा आपको। एक चाय की केतली भी होगी उसमें और एक ट्रे भी होगा। तो चीज़ें फिक्स होती हैं। तो इस प्रकार से सेट का डिफिनीशन अगर आप बोलें तो ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब अच्छी तरह से पता, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मेंबर्स, सुनिश्चित सदस्यों वाला समूह। कोई भी सुनिश्चित सदस्यों का मतलब ऐसा समूह या ऐसा संग्रह जिसके अंदर कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, यह अच्छी तरह से पता हो। अगर किसी समूह या संग्रह को लेकर के, इसके पीछे से फ्यूज खोल दीजिए, थोड़ा ढीला कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो अगर किसी समूह या संग्रह में ऐसा समूह या संग्रह हो कि फिक्स हो कि इसके अंदर क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, उसके सदस्य को लेकर के पहचान की कोई समस्या नहीं हो, तो वैसे सभी समूहों को, दुनिया के सभी समूहों को हम लोग सेट कहते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे भारत यहाँ के नागरिकों का सेट है ना। भारत में कौन कौन मेंबर है, कौन कौन नहीं है मेंबर, उसको पहचानने का निर्धारित तरीका है। चाहे उसको राशन कार्ड से पहचाना जाए, चाहे उसको वोटर कार्ड से पहचाना जाए, चाहे आधार कार्ड से पहचाना जाए, चाहे पिता के आधार कार्ड से पहचाना जाए या माता के आधार कार्ड से पहचाना जाए। एक एक व्यक्ति की पहचान, एक एक व्यक्ति की पहचान निश्चित है। पता है, स्पष्ट है कि भारत में कौन कौन होंगे और कौन कौन, भारत के कौन कौन से नागरिक हैं, कौन कौन से नहीं। यहाँ तक कि आप गलत भी आधार कार्ड बनवा लेते हैं, गलत भी वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं, तो पहचानने के कई तरीके हैं जिससे कंफर्म पता किया जा सकता है कौन यहाँ का नागरिक है और कौन नहीं है। अगर कुछ भी कागज उसके पास नहीं हो तो गांव के मुखिया हैं, है ना, वार्ड कमिश्नर हैं, अधिकारी हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले गणमान्य लोग हैं, वो पहचानने वाले हैं, वो बताएंगे। तो पहचान सुनिश्चित किया जाता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, ज़मीन के कागज से, भिन्न भिन्न तरीके से। तो एकदम पूरी तरह से निश्चित किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में कौन भारत का है और कौन नहीं है। तो सेट का मतलब ऐसा समूह या संग्रह जिसके अंदर कौन होगा कौन नहीं होगा, ये पूरी तरह से निश्चित होता है। क्या मैंने कहा? सुनिश्चित सदस्यों का, फिक्स सदस्यों का। एक ही सदस्य बार बार लिखना बेकार होता है। अच्छा, चलिए इसी बात को समझने के लिए कुछ उदाहरण मैं ले रहा हूँ, है ना। कैमरा इधर लाइएगा। जैसे लिखा हुआ है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष में 12 महीने, और जे अक्षर से शुरू होने वाला महीना जनवरी, जून, जुलाई, तो एकदम फिक्स है ना कौन कौन है कौन कौन नहीं है।
तो यह सेट है। लेकिन मैंने कहा भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। लेखक तो पहचानना आसान है, जिसने कोई किताब लिखी या कुछ लिखा तो लेखक हो गया, लेकिन बोला गया प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखक कैसे पहचानेंगे कोई प्रतिभाशाली लेखक है या नहीं? इसका कोई निश्चित परिभाषा कोई पैमाना नहीं है। इतिहास वाले कहेंगे कि इतिहास के लेखक प्रतिभाशाली वाले होते हैं, साहित्य के जानकार कहेंगे कि साहित्य वाले लेखक प्रतिभाशाली है ना। आध्यात्मिक पुस्तकों को लिखने वाले कहेंगे वो प्रतिभाशाली हैं, मैथ की पुस्तक लिखने वाले कहेंगे कि मैथ के लेखक प्रतिभाशाली हैं। तो प्रतिभाशाली लेखक, इस बात का निश्चित पैमाना नहीं है, तो इसकी पक्की पहचान नहीं है कि कौन इस समूह में होगा और कौन इसमें नहीं होगा। वीर सावरकर, वही वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह बेशक सरकारी डेटा में है, उनकी पुस्तकें हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, है ना। कुछ इतिहास पर लिखी हैं, कुछ कथाएं लिखी हैं, है ना, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, है ना। वीर सावरकर को आप लोग जानते होंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका के चलते लोग इनको वीर सावरकर कहते हैं, वरना विनायक दामोदर सावरकर इनका नाम है। एक बात मैं इनके बारे में इसी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। इन्हें अंग्रेज सरकार ने 50 साल की सज़ा दी थी, काले पानी की सज़ा। किस लिए? क्योंकि उस समय से पहले 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, देश की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई, उसको लोग बस सैनिक विद्रोह मानते थे। पहली बार उन्होंने लिखा कि भारत ने 1857 में स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता संग्राम ही था। इस बात को लेकर बहुत सारे तर्कों के साथ एक मोटी किताब लिख दी, और उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे भारतीय प्रभावित हुए, और फिर उसके बाद ओज के साथ, तेजस्विता के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में उसके चलते बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, बहुत सारे लोग क्रांतिकारी बनने लगे और देश की लड़ाई में शामिल होने लगे। वो ये सोचकर कि हमारे पूर्वजों ने 80-90 वर्ष पहले भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए काम किया था, और वो भरपूर प्रयास किए थे आज़ाद होने का, आज़ाद होते होते रह गए थे, तो हम लोग आज़ाद हो सकते थे। ऐसी मन में उन्होंने आस जगा दी वो किताब लिख करके। तो सिर्फ किताब लिखने के लिए उन पर तरह तरह के दूसरे आरोप गढ़ करके और 50 साल उनको सज़ा दे दी गई काले पानी की, जिसमें कहा जाता है कि बाद में वो माफ़ी मांगकर आज़ाद हुए, और माफ़ी मांगकर भी आज़ाद हुए। तो फिर उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिख दी, सैकड़ों नहीं, बहुत सारी पुस्तकें लिख दी, सैकड़ों कविताएं लिख दी, है ना, मन में स्वतंत्रता के भाव को जगाने वाले। खैर छोड़िए, उसके बाद तो उनके पुस्तक कौन कौन से हैं स्पष्ट है। तो वीर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सबसे अधिक खतरनाक जानवर किसको कहेंगे? इस समूह में कौन कौन आएगा ये स्पष्ट नहीं है। तो जिस समूह में ये स्पष्ट न हो कि कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा, उस समूह को सेट नहीं कहेंगे, उसी सेट को समूह कहेंगे जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो कि कौन कौन होगा कौन। गुरुदत्त, ये भी आज़ादी के समय के एक लेखक थे, शुद्ध रूप से लेखक। इन्होंने बहुत सारी कथाएँ कहानियाँ लिखी, और स्वतंत्रता संग्राम, वही स्वतंत्रता के भाव जगाने वाले बहुत सारे पुस्तकों को इन्होंने लिखा, है ना। उस दशक में इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। तो सेट आप लोग जान गए कि सेट क्या होता है। सेट ऐसा कोई भी समूह या संग्रह जिसमें अच्छी तरह से पता हो कि कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा। जैसे समपूर्णांकों का सेट, अच्छी तरह से पता है कौन कौन समपूर्णांक है। जैसे प्राकृत संख्याओं का सेट, जैसे वास्तविक संख्याओं का सेट, जैसे सम्मिश्र संख्याओं का सेट, है ना। तो ऐसा समूह जिसमें कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा ये अच्छी तरह से पता है, उसको हम लोग सेट कहते हैं। सेट को प्रायः हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से या हिंदी के अक्षरों से सूचित करते हैं। सेट को प्रायः हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, जैसे अंग्रेजी वॉवेल का सेट ए, ई, आई, ओ, यू। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सदस्यों को कॉमा चिन्ह में मंझोला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। हालांकि इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे।
सेट को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें हम लोग एक तरीके में सेट में जो भी सदस्य होते हैं उनको मंझोला कोष्ठक के अंदर कॉमा चिन्ह लगा के लिख देते हैं। तो सेट का नाम प्राय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिया जाता है। मान लीजिए इसका नाम ए है ना। प्राकृत संख्याओं का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृत संख्याओं का सेट। चलिए, प्राकृत संख्याओं की अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर, इसलिए इसका नाम हम लोग एन दे देते हैं। तो सेट का नाम हम लोग प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, या हिंदी के भी अक्षर क ख ग घ आ ब स ड से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसी में छोटी सी बात। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये समूह है। अब समूह के अंदर ये सब जो है वो सदस्य न है, तो सदस्य हैं ये बताने के लिए कुछ संकेत इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ई ए का सदस्य है, ई ए का सदस्य है, आई ए का सदस्य है, ओ ए का सदस्य है, यू ए का सदस्य है। तो सदस्य है ये बताने के लिए एक संकेत है एप्सिलॉन। ये हालांकि इस पर चर्चा मैं आगे करूंगा एक वीडियो में, अगले वीडियो में। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे ई सदस्य है ए का, ओ सदस्य है ए का, तो जो जो इसके अंदर, जैसे प्राकृत संख्याओं का सेट में दो तो प्राकृत संख्या है ना, तो दो सदस्य है एन का। तीन भी प्राकृत संख्या है तो तीन सदस्य है एन का। तो यहाँ हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था कि समुच्चय क्या है। समुच्चय यानी सेट। तो ऐसा समूह या संग्रह जिसमें मौजूद सभी सदस्यों की पहचान पक्की हो, है ना। सभी सदस्य और अलग अलग सभी सदस्यों का पक्का पता हो, ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन इसमें होगा कौन नहीं होगा। जहाँ समूह को लेकर कोई कन्फ्यूजन हुआ मतलब वो समूह सेट नहीं है। कई समूह ऐसे होते हैं जिसको लेकर कन्फ्यूजन होता है, जैसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, इसको लेकर कन्फ्यूजन है कौन इसमें होगा कौन नहीं होगा। तो ये ऐसे संग्रह सेट नहीं है, लेकिन ऐसे संग्रह जिसमें पता हो कि कौन होगा कौन नहीं होगा, ऐसे संग्रहों को हम लोग सेट कहते हैं। दैट्स ऑल।